हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। बिजनेस लॉज में एजेंसी पर चर्चा करेंगे या अभिकरण, इसको समझने का प्रयास करेंगे। वर्तमान समय में जो व्यवसाय है वो निरंतर विस्तार की ओर बढ़ता चला जा रहा है, अर्थात फैलाव की ओर बढ़ता चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति सभी गतिविधियों का सफलतापूर्वक स्वयं संचालन कर सकता है, ऐसा संभव नहीं है। उसे किसी न किसी सहायता की जरूरत होती है। तो ऐसी स्थिति में कुछ एरियाज में व्यवसाय का जो स्वामी होता है वो एजेंट की नियुक्ति करता है। तो एजेंट की नियुक्ति करने के साथ ही उसका और एजेंट का एक विशेष संबंध बन जाता है, जिसको अपने एजेंसी के रूप में जानते हैं। अधिनियम में एजेंसी को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी जो एजेंट और प्रधान कह दें, जो व्यक्ति नियुक्त करता है एजेंट को, उसके बीच में जो संबंध पाया जाता है उसी को अपने एजेंसी कहते हैं और उसी आधार पर इसको परिभाषित किया जा सकता है। या ये कह दे एजेंसी एजेंट तथा प्रधान के बीच का एक ऐसा संबंध है जिसका जन्म स्पष्ट अथवा गर्भित ठहराव, हम कहते हैं एम्प्लॉयड एग्रीमेंट द्वारा होता है, जिसके द्वारा एजेंट जो को प्रधान अपनी ओर से अन्य पक्षकारों के साथ व्यवहारों में अपना प्रतिनिधित्व करने अथवा अन्य पक्षकारों के साथ प्रधान की ओर से अनुबंध स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है। तो ये इसके कारण से क्या होता है, एजेंसी का निर्माण हो जाता है और एजेंट प्रधान की ओर से कार्य करने के लिए एक उसकी ओर से अधिकृत पक्ष बन जाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो एजेंसी है ये एजेंट और प्रधान के बीच में संबंध का नाम है और इसका जन्म ठहराव द्वारा होता है। जरूरी नहीं है इसके बीच में अनुबंध हो, ठहराव स्पष्ट भी हो सकता है और गर्भित भी हो सकता है। और अनुबंध करने की, प्रधान की अनुबंध करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए, तभी वो इस प्रकार का कार्य कर सकता है। इसमें प्रतिफल होना भी अनिवार्य नहीं है, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए और वैधानिक संबंध स्थापित करने का उद्देश्य होना चाहिए और एजेंट में भी अनुबंध करने की क्षमता विद्यमान होनी चाहिए। यहाँ यह भी समझना आवश्यक है कि प्रधान वह व्यक्ति है जिसमें अनुबंध करने की क्षमता है और जो किसी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए या अन्य पक्षकारों के साथ अनुबंध स्थापित करने के लिए नियुक्त करता है। इसके साथ साथ हमें यह भी समझना चाहिए कि कोई भी कर्मचारी यदि किसी प्रधान एजेंट का है या प्रधान का है तो वो एजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि वे कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहा है। लेकिन यदि प्रधान उसे अन्य पक्षकारों के साथ अनुबंध स्थापित करने का अधिकार दे देता है तो ऐसी स्थिति में वो कर्मचारी के साथ साथ एजेंट का भी कार्य करता है और इससे एजेंसी का निर्माण हो जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि एन एजेंसी इज द रिलेशन बिटवीन एन एजेंट एंड हिज प्रिंसिपल created by an express or implied agreement whereby an agent is authorized by his principal to represent him and establish contractual relation with third parties। आइए स्टूडेंट्स, क्रिएशन ऑफ एजेंसी या कहते हैं एजेंसी का निर्माण और स्थापना कैसे होती है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रमुख रूप से 4 प्रकार से एजेंसी का निर्माण किया जा सकता है। फर्स्ट इसमें आता है एजेंसी बाई एक्सप्रेस एग्रीमेंट और अथॉरिटी, यहाँ कहते हैं स्पष्ट ठहराव या अधिकार द्वारा एजेंसी का निर्माण। दूसरा इसके अंतर्गत आता है एजेंसी बाई इम्प्लॉयड एग्रीमेंट और अथॉरिटी, गर्भित ठहराव या अधिकार द्वारा एजेंसी का निर्माण। तो ये प्रमुख रूप से 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट एजेंसी बाई स्टॉपल या कह दे विबंधनकारी द्वारा एजेंसी का निर्माण करना। दूसरा आता है एजेंसी बाई होल्डिंग आउट या हम कह दें प्रदर्शन द्वारा एजेंसी का निर्माण। थर्ड आता है एजेंसी बाई नेसेसिटी या आवश्यकता द्वारा एजेंसी का निर्माण करना, स्थापना करना। थर्ड इसमें प्रमुख आता है एजेंसी बाई रेटिफिकेशन या कह दे पुष्टिकरण द्वारा एजेंसी की स्थापना या अनुसमर्थन द्वारा एजेंसी की स्थापना। और फोर्थ लास्ट आता है एजेंसी बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ या कह दें राजनियम के प्रभाव से एजेंसी की स्थापना। आइए स्टूडेंट इसे समझते हैं। एजेंसी बाई एक्सप्रेस एग्रीमेंट और अथॉरिटी, स्पष्ट ठहराव या अधिकार द्वारा एजेंसी का निर्माण तब कहा जाएगा जब एजेंट की नियुक्ति प्रधान द्वारा स्पष्ट लिखित और मौखिक शब्दों में की जाती है। इसके साथ साथ जब अपने ये कह दें कि गर्भित एजेंसी कह दें या कह दें एजेंसी बाई एम्प्लॉयड एग्रीमेंट, तो जब किसी एजेंसी की जानकारी पक्षकारों के आचरण अथवा पक्षकारों के आपसी संबंधों से होती है तो उस एजेंसी को अपने गर्भित एजेंसी या एजेंसी बाई एम्प्लॉयड
एग्रीमेंट और अथॉरिटी के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार इसमें जो सब टाइप्स आते हैं, जब कोई प्रधान अपने आचरण या कार्यों से किसी तीसरे व्यक्ति को यह विश्वास दिलाता है कोई विशिष्ट व्यक्ति उसका एजेंट है, तो ऐसी एजेंसी को अपने विबंधनकारी द्वारा एजेंसी या कह दे एजेंसी बाय स्टॉपल कहते हैं। जो प्रधान ऐसा विश्वास होने देता है वह बाद में एजेंसी के संबंध में इनकार नहीं कर सकता और तीसरे पक्षकार के प्रति वो उत्तरदायी हो जाता है। ऐसी एजेंसी का जन्म प्राय एजेंट के प्रकट या कह दे दृश्यमान अधिकारों के कारण से होता है, और जबकि एजेंट के वास्तव में वे अधिकार नहीं होते। नेक्स्ट है एजेंसी बाई होल्डिंग आउट, या कहते कभी कभी प्रधान अपने आचरण और कार्यों से तथा बिना किसी अवरोध के किसी दूसरे व्यक्ति को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने देता है। ऐसी स्थिति में उनके बीच में एजेंसी का जन्म हो जाता है, जिसे अपने प्रदर्शन द्वारा एजेंसी या एजेंसी बाई होल्डिंग आउट कहते हैं। इस प्रकार इस एजेंसी का जन्म एजेंट के प्रति प्रधान के आचरण या कंडक्ट के कारण से या व्यवहार के कारण से होता है। एजेंसी बाई नेसेसिटी, आवश्यकता द्वारा एजेंसी का जन्म तब होता है जबकि कुछ परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बिना उसको स्पष्ट अधिकार के एजेंसी के रूप में कार्य करने को मजबूर या बाध्य कर देती है, तो उसे आवश्यकता द्वारा एजेंसी का या कह दें एजेंसी बाई नेसेसिटी द्वारा एजेंसी का निर्माण माना जाता है। आइए एक बार फिर देखते हैं कि कब होता है इसका जन्म। जब कुछ परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बिना उसके स्पष्ट अधिकार के एजेंसी का कार्य करने के लिए मजबूर या बाध्य, अधिकार तो नहीं है लेकिन उसको ऐसी परिस्थितियों के कारण से मजबूर कर दिया गया कि वो एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है, तो इसे एजेंसी का निर्माण हो जाएगा। आवश्यकता द्वारा एजेंसी कह देंगे या इसको हम कह देंगे एजेंसी बाई नेसेसिटी। थर्ड मेन इसका पॉइंट आता है कि एजेंसी बाई रेटिफिकेशन, तो पुष्टिकरण द्वारा एजेंसी का निर्माण तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा बिना उसके अधिकार के किए गए किसी कार्य के अनुमोदन के कर देता है। अनुमोदन हो जाने के पश्चात यह माना जाता है कि अनधिकृत रूप से कार्य करने वाला व्यक्ति कार्य के समय से ही वह कार्य करने के लिए अधिकृत एजेंट था, मतलब किसी कार्य की पुष्टि कर दी गई एजेंट द्वारा, तो ऐसी स्थिति में वो कार्य करने के लिए अधिकृत तो नहीं था लेकिन उसकी पुष्टि कर देने के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि वो कार्य करने के लिए अधिकृत था। इस कारण से एजेंसी का निर्माण हो जाता है, तो इसे अपने कहते हैं एजेंसी बाई रेटिफिकेशन। और फोर्थ आता है एजेंसी बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ, राजनियम द्वारा एजेंसी का निर्माण करना, तो यह राजनियम के प्रभाव से एजेंसी का निर्माण होना। तो जब राजनियम के कारण से एजेंट और प्रधान एजेंट और किसी व्यक्ति के बीच में एजेंसी के कार्य किए जाते हैं या एजेंट द्वारा उसकी ओर से कार्य किया जाता है, तो उसे अपने एजेंसी बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट अपने पार्ट फर्स्ट जो है इसमें अपने एजेंसी और क्रिएशन ऑफ एजेंसी को समझने का प्रयास किया। अब सेकंड पार्ट में इसके जो ड्यूटीज़ हैं इस पर अपने चर्चा करेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।